हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपिका। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी सीसेट 2024 के क्वेश्चन नंबर 5 to 10। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू कट अ क्यूब इनटू 64 आइडेंटिकल पीसेस। तो एक क्यूब दिया हुआ है इस तरह से, उसे हमें 64 आइडेंटिकल पीसेस में कट करना है। अब हमें पता है कि क्यूब में हाइट होगी, विड्थ होगी और लेंथ होगी, लेकिन क्योंकि वो क्यूब है तो ये तीनों ही इक्वल होंगे उसमें। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि ये ये हाइट है क्यूब की, ये विड्थ है और ये लेंथ है, तो ये तीनों ही इक्वल होंगे क्यूब के अकॉर्ड, क्यूब में अगर हम बात करेंगे तो। ठीक है, तो क्योंकि हमें 64 आइडेंटिकल पीसेस में कट करना है, तो 4 पीस हमें लेंथ के अलोंग लेने होंगे, 4 विड्थ के अलोंग और 4 ही हाइट के अलोंग हमें पीसेस लेने होंगे। ठीक है, तो ये हाइट के अलोंग 4, विड्थ के अलोंग 4 और लेंथ के अलोंग 4। तो इस तरह से 4-4 पीस हमें लेने होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये एक पीस, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, तो ये 4 पीस इस तरह से हमने हाइट के अलोंग ले लिए हैं। इसी तरह से विड्थ के अलोंग 4 पीस हो जाएंगे, 1 2 3 4, और इसी तरह से ये लेंथ के अलोंग भी 4 पीस इस तरह से हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें 4-4 पीस हर तरह से लेने होंगे, हर एज के अलोंग लेने होंगे। ठीक है, अब 4 पीस कट करने के लिए कट कितने लगाने होंगे हमें, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये 1 2 और 3, 3 कट हमें इस डायरेक्शन के अलोंग लगाने होंगे, इस एज के अलोंग लगाने होंगे। और ये पूरा यहां से इस तरह से कट लगेगा, पूरा इस तरह से ये कट लगेगा, तो 3 कट इस तरह से हो गए। फिर 3 ही कट इस तरह से हो गए, इस एज के अलोंग 3 कट हो जाएंगे, ये वाली जो एज है इस एज के अलोंग 3 कट हो जाएंगे, तो 3 इस तरफ से हो गए, और 3 ही कट इस तरफ से हो जाएंगे, तो यहाँ पर 3 कट इधर से हो गए। तो टोटल कितने कट हुए, 3 + 3 + 3, टोटल कट्स होंगे हमारे 9। तो एटलीस्ट 9 कट्स तो हमें लगाने ही पड़ेंगे इसे 64 आइडेंटिकल पीसेस में कट करने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। In the expression 5 4 3 2 1, asterisk is chosen from plus minus multiplication each at most 2 times. What is the smallest non-negative value of the expression? ठीक है, तो हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये, और इसमें हमें ये जो एस्टेरिक दिए हुए हैं 4 हैं, इन्हें प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन में से किसी से रिप्लेस करना है। और फिर ये बताना है कि जब हमें इन्हें इस तरह से अरेंज करना होगा यहाँ बीच में, कि जो ये पूरा एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन की ही वैल्यू स्मॉलेस्ट आए। ठीक है, तो अब सिंबल क्या क्या है हमारे पास, प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन को अगर हम 1 के साथ यूज करेंगे तो वो स्मॉलेस्ट हमें मिलेगा, अदरवाइज 2 3 4 किसी के भी साथ और के साथ यूज करेंगे तो वो वैल्यू डबल ट्रिपल या बढ़ती ही जाएगी। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन वाला साइन हम 1 के साथ रहने देते हैं, उसके अलावा हम मल्टीप्लिकेशन को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि करेंगे तो वो वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास बचा प्लस और माइनस। अब क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट रखना है तो हम माइनस को बड़े वाले नंबर्स के साथ यूज कर लेते हैं, तो वो वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहाँ पर माइनस यूज कर लेंगे, एक और बार माइनस यूज कर लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 2 बार हम माइनस को यूज कर सकते हैं, तो 2 बार हमने माइनस यहाँ पर यूज कर लिया। अब हमें प्लस बचेगा, तो प्लस यहाँ पर हम प्लस यूज कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन वही नहीं यूज करेंगे, क्योंकि करा तो वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे +2 कर देंगे। तो फाइनली अब इस एक्सप्रेशन को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 5 - 4 1 1 सॉरी 5 - 4 1 1 - 3 कितना हो जाएगा, -2 -2 एंड देन +2, तो कितना हो गया ये 0, और 0 × 1 तो कितना हो गया 0। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 0, क्योंकि हमें एक नॉन नेगेटिव वैल्यू निकालनी थी, स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू, तो वो वैसे भी 0 ही होती है। तो जब 0 हमारा आ रहा है तो आंसर हम 0 ही मानेंगे, तो डी इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। A certain number of men can complete a piece of work in 6K days, where K is a natural number. By what % should the number of men be increased so that the work can be completed in 5K days? Okay, तो हमें यहाँ पर men दिए हुए हैं कि कुछ नंबर ऑफ men हैं जो कि एक काम को 6K डेज में कर देते हैं। नंबर ऑफ डेज हमें यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है,
हमें ये बोला है फिर कि इस जो नंबर ऑफ मेन है उन्हें कितना इंक्रीज किया जाए, कितने लोग और बढ़ाए जाएं कि उस काम को 5 के डेज में ही कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है M1D1 इज इक्वल टू M2D2। यहाँ पर M1 और M2 क्या है? नंबर ऑफ मेन। M1 और M2 है यहाँ पर नंबर ऑफ मेन, और D1 और D2 है यहाँ पर नंबर ऑफ डेज। इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ही कम दिन लगेंगे, और जितने कम लोग होंगे उतने ही ज्यादा दिन लगेंगे। ठीक है, जैसे कोई 7 लोग हैं, वो किसी काम को 4 दिन में कर लेते हैं, तो 4 लोग उस काम को करने में 7 दिन लगा देंगे। ये एक्सप्रेशन हमें ये बताता है। ठीक है, इसे हम इस तरह से यूज करते हैं। अब यही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो मान लेते हैं कि M1, क्योंकि हमें सर्टेन नंबर कोई फिक्स्ड नहीं दिया हुआ है, तो m मान लेते हैं कि m1 m है। ठीक है, m इंटू 6 के हमें यहाँ पर दिया हुआ है इज इक्वल टू m2 भी हमें नहीं दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं n, बाद में n बढ़ा दिया है उसे, इंटू 5k। ठीक है, अब k से k कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या? 6m इज इक्वल टू 5n। ये हमारे पास यहाँ से आ गया। तो n की वैल्यू क्या आई यहाँ से हमारे पास? जब 5 को इधर ले जाएंगे तो n की वैल्यू क्या आई? 6/5m। ये हमारी n की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में हमें बोला कि कितने परसेंट से हमें लोग इंक्रीज करने पड़ेंगे। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? n माइनस m अपॉन m इंटू 100। ये परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और क्योंकि इंक्रीमेंट पूछा है तो इसलिए यहाँ पर ये दोनों का डिफरेंस हमें लेना पड़ेगा, माइनस करके हम उसे लेंगे। ठीक है, तो n माइनस m जब हम करेंगे तो n कितना है? 6/5m माइनस m डिवाइडेड बाय m, तो m ही है। ठीक है, इंटू 100। ये फॉर्मूले में पुट कर देंगे हम। n की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है। ठीक है, तो अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये 5m हो जाएगा। 6m माइनस 5m अपॉन ये 5 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 5m इंटू 100। 5 से ये 20 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, m पूरे एक्सप्रेशन में आ रहा है तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हमारे पास न्यूमरेटर में बचेगा 6 माइनस 5, 1 इंटू 20। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 20%। तो आंसर इसका होगा सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ये भी टाइम एंड वर्क से ही रिलेटेड है, लेकिन इसे करने का तरीका थोड़ा अलग होगा। तो देखते हैं। X, Y and Z can complete a piece of work individually in 6 hours, 8 hours and 8 hours respectively. However, only one person at a time can work in each hour and nobody can work for 2 consecutive hours. All are engaged to finish the work. What is the minimum amount of time that they will take to finish the work? तो हमें ये दिया हुआ है कि इंडिविजुअली x किसी काम को करने में 6 आवर्स लगा रहा है, y 8 आवर लगा रहा है और z भी 8 आवर्स ही लगा रहा है। तो हमें ये बोला है कि ओनली वन पर्सन एट अ टाइम कैन वर्क इन ईच आवर। एक आवर में, एक बार में एक ही इंसान काम करेगा, तो या तो x करेगा या y करेगा या z करेगा। इन तीनों में से एक ही इंसान काम करेगा। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट आवर में x ने काम किया। नेक्स्ट हमें बोल रहा है कि जो भी अगला कॉन्जिक्यूटिव आवर होगा उसमें सेम पर्सन काम नहीं कर सकता। तो अगर फर्स्ट में x ने काम कर लिया तो नेक्स्ट में y या z में से कोई काम करेगा, x वापस से उस नेक्स्ट आवर में काम नहीं करेगा। देन थर्ड आवर में वापस से x काम कर सकता है, या फिर y या z में से जिसने काम नहीं किया होगा वो काम कर सकते हैं। तो इस तरह से जो भी कॉन्जिक्यूटिव आवर है, जैसे जिसने फर्स्ट आवर में काम कर लिया वो सेकंड में काम नहीं करेगा, जिसने सेकंड में कर लिया वो थर्ड में नहीं करेगा। तो इसलिए ऐसे अगले कॉन्जिक्यूटिव आवर में सेम पर्सन काम नहीं कर सकता। अब तीनों काम को करने में लगे हुए हैं, तो तीनों मिलके उस काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर पाएंगे ये हमें बताना है। ठीक है, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं कि हम टोटल वर्क हमें सबसे पहले निकालना होता है। इस टोटल वर्क को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। वो इन तीनों से ही डिविजिबल होगा, जो एलसीएम होगा वो इन तीनों नंबर से डिविजिबल होगा, तो कैलकुलेशन करना हमारा इजी पड़ जाएगा। तो टोटल वर्क जो है 6, 8 और 8, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो 24 आएगा। ठीक है, तो 24 हम टोटल वर्क मान लेंगे, 24 यूनिट टोटल वर्क है। ठीक है, अब x जो है वो इस 24 यूनिट को करने में 6 आवर ले रहा है। तो एक आवर में x कितना काम कर पाएगा? 24 डिवाइडेड बाय 6 कितना हो गया? 4 यूनिट काम। x एक आवर में 4 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, y कितना करेगा? 24 डिवाइडेड बाय 8,
तो y 3 यूनिट काम करेगा 1 घंटे में। इसी तरह से z भी सेम 3 यूनिट ही करेगा, क्योंकि z भी 8 घंटे में ही कर रहा है उस काम को कंप्लीट, तो z भी 3 यूनिट ही काम करेगा उस 1 आवर में। ठीक है, तो एक एक घंटे का हमने निकाल लिया कि ये तीनों कितना कितना काम करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए तो x सबसे ज्यादा काम कर रहा है 1 आवर में, इसका मतलब x की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो हम x से ही सबसे ज्यादा काम करवाएंगे, क्योंकि हमें मिनिमम टाइम में इस काम को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम में ये काम कंप्लीट हो जाए, तो क्योंकि x सबसे ज्यादा काम कर रहा है तो हम x से ही सबसे ज्यादा काम करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मान लिया कि x काम कर रहा है, उसके बाद y या z में से किसी से भी करवा लो, क्योंकि दोनों सेम ही काम कर रहे हैं 3-3 यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट आवर में वापस से हम x से काम करवा सकते हैं, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव आवर में x काम नहीं कर सकता, उसके बाद तो कर सकता है, तो इसलिए थर्ड आवर में भी हम x से ही काम करवाएंगे। ठीक है, फोर्थ आवर में वापस से y या z में से कोई कर लेगा, फिफ्थ आवर में वापस से x से ही करवा लेंगे, सिक्स्थ आवर में वापस से y या z में से ही कोई काम कर लेगा। अब हर ऑप्शन में हमें 6 आवर तो दे रखा है और यहाँ 7 आवर दे रखा है, तो एटलीस्ट 6-6 घंटे तो हमें 6 घंटे तो हमें टोटल काम करवाना ही पड़ेगा। तो पहले देखते हैं कि ये 6 घंटे काम करके कितना टोटल काम हो चुका है। x ने 4 यूनिट काम कर लिया, y या z ने 3 यूनिट किया, फिर से x ने 4 यूनिट किया, फिर y या z ने 3 यूनिट किया, x ने फिर से यहाँ पर 4 यूनिट किया और y या z ने 3 यूनिट किया। तो टोटल कितना हो गया? 4 + 3 7, 7 + 4 11, 11 + 3 14, 14 + 4 18, 18 + 3 21। तो टोटल अभी तक 21 यूनिट काम हो चुका है। ठीक है, अब टोटल काम था हमारा 24 यूनिट, इस 24 में से 21 यूनिट काम कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना? 3 यूनिट काम अभी बचा है। और काम किसने अभी तक 6th आवर में किसने काम किया है? y या z में से किसी ने काम किया है। तो जो अब अगला 7th आवर होगा, इस 7th आवर में हम पूरा काम नहीं करवाएंगे, इस 7th आवर में भी हम x से ही काम करवाएंगे, लेकिन x जो है वो पूरे 1 आवर अगर काम करवाए तो 4 यूनिट काम कर देगा। ठीक है, x पूरे आवर काम करवाए तो 4 यूनिट कर देगा, लेकिन हमें तो 3 यूनिट ही चाहिए, तो 3 यूनिट करने के लिए x को 3/4 आवर ही काम करने की जरूरत है, पूरे घंटे काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 3/4 आवर का मतलब क्या हुआ? मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे, इसे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इसे 60 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 45 मिनट्स। तो x उस काम को अगले 45 मिनट्स में ही कंप्लीट कर देगा, y या z की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर y या z में से किसी से करवाया तो वो उस काम को 3 यूनिट कर देंगे, पर वो पूरा 1 घंटा लेंगे, जबकि x अगर x से करवाया तो वो 45 मिनट्स में ही उसे कंप्लीट कर देगा। तो आंसर इसका हमारा यहाँ आ जाएगा सी, 6 आवर 45 मिनट्स में वो काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। x, y और z इंडिविजुअली एक एक घंटे के लिए काम करेंगे तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। How many consecutive zeros are there at the end of the integer obtained in the product 1 square, 2 raised to power 4, 3 raised to power 6, 4 raised to power 8 and so on up to 25 raised to power 850? अब यहाँ पर अगर एक पैटर्न देखेंगे तो क्या दिख रहा है कि जो नंबर है, जो बेस नंबर है, पावर जो है वो उसकी डबल हो रही है। 1 है तो 1 का स्क्वायर है, 2 पर पावर 4 है, 3 पर पावर 6 है, 4 पर पावर 8 है और लास्ट में 25 पर पावर 50 है, तो जो पावर है वो डबल हो रही है। ठीक है, अब हमें पूछा क्या है लेकिन कि कॉन्जिक्यूटिव जीरोस कितने आएंगे उस नंबर के एंड में। तो कॉन्जिक्यूटिव जीरो, इसका मतलब लास्ट में 0 0 0 0 पूरा एक नंबर बन जाएगा इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद, और वो मल्टीप्लीकेशन के बाद में लास्ट में 0 0 कितने आएंगे ये हमें बताना है। तो 10 की जितनी पावर बन पाएगी उतने ही जीरो होंगे। जैसे 10 रेज़ टू पावर 1 हम करते हैं तो कितना होता है 10, 10 स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 2 जीरो लग जाएंगे बाद में, तो 100 हो जाएगा। 10 क्यूब करेंगे तो 3 जीरो लग जाएगी और 1000 बन जाएगा। 10 रेज़ टू पावर 4 करेंगे तो 4 जीरो लग जाएगी और 10,000 बन जाएगा। तो 10 की जितनी पावर होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस लास्ट में आएंगे। ठीक है, तो हमें बेसिकली यही देखना है कि कितने 10 हम यहाँ पर बना सकते हैं। अब 10 कैसे बनता है? 10 या तो खुद 10 हो, अवेलेबल हो, उससे बन जाएगा, या फिर 5 × 2 अगर हमें अवेलेबल है तो हम उससे भी 10 बना सकते हैं। तो यहाँ पर अब इस पूरे एक्सप्रेशन में देखेंगे तो 2 बहुत सारे आने वाले हैं। 2 रेज़ टू पावर 4 है, 4 रेज़ टू पावर 8 है, इसमें भी 2 है,
6 आएगा उसमें भी 2 है, 8 आएगा उसमें भी 2 है, 10 में भी 2 रहेगा, 12 में भी 2 रहेगा, 14 में भी 2 रहेगा, 16 में भी 2 रहेगा। तो 2 बहुत सारे आने वाले हैं, हमें 2 की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें काउंट क्या करना होगा, हमें 5 काउंट करने होंगे। जितने 5 होंगे उतने 2 हमें मिल जाएंगे, क्योंकि इतने सारे 2 हैं तो उतने 2 हमें मिल जाएंगे। तो हम बस ये देख लेते हैं कि 5 कितने बनेंगे, 5 की पावर कितनी आएगी, उतने ही हमें यहाँ पर 0 मिल जाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले 5 की पावर चेक करते हैं। तो सबसे पहले 5 रेज़ टू पावर 10 ही है, तो यही वाला आ जाएगा। देन 10 रेज़ टू पावर 20, then 15 raised to power 30, then 20 raised to power 40, and then 25 raised to power 50। इन सब में हमें 5 मिलने वाला है। ठीक है, यहां से कितने 5 मिल जाएंगे, 10, यहां से कितने 5 मिल जाएंगे, 20, यहां से कितने 5 मिल जाएंगे, 30, यहां से कितने 5 मिल जाएंगे, 40। जितनी पावर है उतने ही हमें 5 मिल जाएंगे, क्योंकि उतने टाइम्स ही वो मल्टीप्लीकेशन में आ रहा होगा। तो इसीलिए जितनी पावर है उतने ही हम यहाँ पर लेते जा रहे हैं और उतना ही हमें मिलता जा रहा है। अब ये लास्ट अगर हम बात करें 25 रेज टू पावर 50 की, तो 25 होता है 5 का स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर रेज टू पावर 50। 5 स्क्वायर रेज टू पावर 50, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये फाइनली क्या बन जाएगा हमारा, 5 की पावर 100। तो यहां से हमें 100 टाइम्स 5 मिल जाएंगे। अभी तक तो जितनी पावर थी उतने ही मिल रहे थे, क्योंकि सब में एक एक बार ही 5 आ रहा था। ये 5 इंटू 4, तो दूसरी टर्म 4 है, एक ही टर्म 5 की है। ये है 5 इंटू 3, तो दूसरी टर्म 3 है, 5 की एक ही टर्म है, तो इसलिए एक ही बार मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर 5 दो बार आ रहा है, तो इसलिए 50 का डबल करके हम यूज करेंगे, तो यहाँ पर 100 टाइम्स 5 हमें मिल जाएगा। तो टोटल ऐसे कितने हो गए, 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 40 100, 100 प्लस 100 200। टोटल 200 टाइम्स हमें 5 मिल रहा है। तो आंसर भी क्या होगा हमारा यहाँ पर 200। इतने ही टाइम्स, 200 टाइम्स हमें 5 मिल गया, 200 टाइम्स हमें 2 भी मिल जाएगा, क्योंकि 2 5 से तो ज्यादा ही आने वाला है, तो 200 टाइम्स ही 2 भी मिल जाएगा। और दोनों मिलकर 10 बना देंगे, तो 200 टाइम्स ही हमें 10 की पावर मिल जाएगी। तो 200 जो जीरोस आएंगे, नंबर ऑफ जीरोस लास्ट में, वो आएंगे हमारे 200। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। On January 1st, 2023, a person saved rupees 1. On January 2nd, 2023, he saved rupees 2, more than that of the previous day. Okay, rupees 2 more than that of the previous day. On January 3rd, 2023, he saved rupees 2 more than that of the previous day, and so on. At the end of which date was his total savings a perfect square as well as a perfect cube? Okay, अब सबसे पहले यहाँ पर अगर ऑप्शन देखेंगे तो 7th जनवरी, 8th जनवरी, 9th जनवरी। तो ज्यादा दिन नहीं है हमें कैलकुलेट करने के लिए, इजी पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले 1st जनवरी को उसने 1 रुपया सेव किया। देन 2nd को उसने पहले वाले दिन पे जितना सेव किया था उससे 2 रुपए ज्यादा सेव किए, तो 1 प्लस 2। 3rd डे पर उसने जितने प्रीवियस डे पे सेव किए थे उससे 2 रुपए ज्यादा सेव किए, तो 1 प्लस 2 प्लस 2। 4th डे पर उससे 2 रुपए और ज्यादा सेव किए। ठीक है, इस तरह से 2-2 रुपए बढ़ाते हुए वो हर दिन सेव कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट डे पर 1 रुपया सेव किया, सेकंड डे पर 3 रुपए, देन 5, देन 7। ठीक है, ये तो हमारा हो गया 4th जनवरी तक। अब सबसे पहले हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, 7th जनवरी पे दिया हुआ है। तो हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि 7th तक कितना सेविंग हो जाएगी। ये 4th जनवरी हो गया। 5th जनवरी पे 9 रुपए सेव हो जाएंगे, क्योंकि 2 रुपए और बढ़ जाएंगे। देन 6th पे 11 रुपीज और सेव हो जाएंगे, और 7th पे 13 रुपीज और सेव हो जाएंगे। ठीक है, 7th जनवरी तक इतने रुपए वो सेव कर चुका होगा। टोटल कितना हो गया, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 11 36, 36 प्लस 13 36 प्लस 13 49। ठीक है, 49 रुपीज वो 7th जनवरी तक सेव कर चुका है। ठीक है, तो अब ये परफेक्ट स्क्वायर तो है, 7 का स्क्वायर है 49, लेकिन परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो इसलिए 7th जनवरी आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो 8th जनवरी पे देख लेते हैं कितना सेव हो पाएगा। तो 15 रुपए और सेव हो जाएंगे, 49 प्लस 15। ठीक है, 13 के बाद नेक्स्ट क्या होगा, 15, 2 रुपए और बढ़ जाएंगे, तो 15, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 9 प्लस, ये हमारा हो जाएगा 64। ये एक परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब बन रहा है। ठीक है, 4 का क्यूब होता है 64, और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर भी है और एक परफेक्ट क्यूब भी है, तो आंसर हमारा यहाँ पर बी ही होगा,
at January 2023। अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।